दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। इससे आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ कैसी चल रही है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ये पेपर यूपी बोर्ड का है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सब कहीं लगभग एक सा भी होता है, एक सा ही सिलेबस होता है। इसलिए चलो पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 100 नंबर का पूरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ पर। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र और कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति, ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है। यह ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। निम्न में से हरिशंकर परसाई का कौन सा निबंध संग्रह है? तो तब की बात और थी, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो ये कुटज है, आपको पता होगी, काफी फेमस रचना कुटज, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो कुटज को आप ध्यान रखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो हरी घास पर छड़भर, ये अज्ञेय की रचना है, बाकी अज्ञेय की रचनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भरत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि भाई मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज या पंचवटी? इसी तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसी आधार पर पेपर बनता है। इसी तरह का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और प्री बोर्ड में तो इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करते जाइए। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदंबरा पर या अतिमा पर? तो किसके लिए प्राप्त हुआ था? चिदंबरा पर, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? कितने हुए थे? 1, 2, 3 या 4? तो कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे अज्ञेय जी के संपादन में। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, 10 नंबर का गद्यांश। 2-3 बार ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपको इसके नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, चाहे वो संदर्भ हो, चाहे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या रेखांकित अंश की व्याख्या हो। बस आपको पैसेज को ध्यान पूर्वक 3 से 4 बार ध्यान लगा के आपको पढ़ना है। 2 से 3 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पैसेज दिए हैं, किसी एक का आपको करना है। यही कार्य आपको पद्यांश यानी कि काव्य के अंश पर भी करना है। काव्यांश दिया होगा और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ, ठीक है, पाठ का नाम और कवि का नाम, ये चीज संदर्भ में आती है। बाकी इसी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, अपने शब्दों में आप ये चीज लिख सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका अर्थ निकालें कि भाई क्या अर्थ निकल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी आधार पर आप बनाते हुए भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उसी के आसपास चीजें आप लिखेंगे। बस आपका संदर्भ
अच्छा लिखा होना चाहिए कि चैप्टर का नाम और लेखक या कवि का नाम स्पष्ट रूप से आपको पता हो। ये तो पता ही होता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो संदर्भ आप पता कर लेते हो, बाकी क्वेश्चंस के आंसर उसी पैसेज में मिल जाते हैं अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे। जीवन परिचय में भाई डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या प्रो जी सुंदर रेड्डी या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का किसी एक का लिखना है और दो दो रचनाएं लिखनी है, महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है कवि में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे में से किसी एक का लिखना है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखनी है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ये सभी में कॉमन है, जरूर तैयार कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। या फिर बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यही आपको बोर्ड में भी इस तरह का 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से तैयार कर लो। स्वपठित खंड काव्य की किसी महत्वपूर्ण घटना पर प्रकाश डालिए, तो 5 नंबर में आप ये तैयार करेंगे। स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, तो जो भी आपका खंड काव्य हो उसका जो मेन कैरेक्टर हो, प्रमुख पात्र हो, किसी एक पात्र का आप चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार करते हुए चलिए, ये 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला है भाई संस्कृत में अनुवाद आप करेंगे। 2 पैसेज दिए होंगे, यहाँ पर देखो एक पैसेज जितना दिया है, एक पैसेज जितना दिया है, तो संदर्भ सहित यानी चैप्टर का नाम लिखेंगे कि ये गद्यांश, ये संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका या जो भी पाठ्य पुस्तक का नाम हो कि इस चैप्टर से, इस पाठ से लिया गया है। फिर आप इसका अनुवाद करेंगे, अनुवाद हेडिंग डालेंगे और अनुवाद आप करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अनुवाद कर ले जाएंगे, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अनुवाद एक बार आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अनुवाद आप पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। अगला प्रश्न है यही कार्य आपको श्लोक के साथ करना है। 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके बाद मुहावरों का प्रयोग, एक मुहावरे का प्रयोग और वाक्य प्रयोग करना है। उल्टी गंगा बहना, दाल में काला होना, हाथ कंगन को आरसी क्या और शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। ठीक है, किसी एक का करना है। फिर आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद, राजश्री का संधि विच्छेद, नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो, यड़ संधि हो, अयादि संधि हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसान आपको संधि विच्छेद मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी विभक्ति और वचन पर आधारित मिलेंगे, तो इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सही शब्द युग्म आप अर्थ चयन करके लिखेंगे, जैसे अभय उभय। ठीक है, अभय और उभय, अभय मतलब भयहीन, उभय मतलब दोनों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल और कूल क्या होता है, कुल और कूल क्या होता है, कुल वंश होता है, कूल क्या होता है, किनारा होता है। ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला प्रश्न है हमारे पास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसका ज्ञान कम हो तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जंगल में स्वयं लगने वाली अग्नि कौन सी हो जाती है, दावाग्नि हो जाती है। ठीक है, बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग और सर्वाग्नि तो कुछ दूसरा होता है, लेकिन दावाग्नि या दावानल जंगल में लगने वाली आग होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, हो जाएगा। मैं कलम के साथ लिखता हूं, आप यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे कि मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, आप ये कर देंगे। इसके बाद अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं जी, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा। सूर्य पूरब में निकलता था, नहीं, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व कर लेना और निकलता है कर लेना था की जगह पे, तो ये शुद्धिकरण हो जाएगा। 2 नंबर में 2 वाक्य करना है। इसके बाद श्रृंगार, करुण और शांत रस तैयार करना है, इनका लक्षण और उदाहरण पूछा जाएगा। यमक और उपमा, ठीक है, अनुप्रास हो गया, यमक, उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा, ये कुछ अलंकार हैं, इनका उदाहरण और लक्षण आप तैयार करके रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। चौपाई, सोरठा और दोहा याद कर लेना, 3 छंदों में से एक छंद कोई भी अच्छे से लिख देना। तो रस छंद अलंकार 6 नंबर की हमेशा की तरह क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
पहले परिभाषा, स्थायी भाव और फिर उदाहरण। इसी तरह से अगर किसी अलंकार का लिखना है तो उसकी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण। सोठा या जब छंद के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर थोड़ी बहुत मात्राओं की जानकारी आप देंगे। इसी प्रकार से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 6 में 6 नंबर आप रस छंद अलंकार में ला सकते हो आराम के साथ। अपने क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होने का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखना है। भाई आपके क्षेत्र में पोल्यूशन फैल गया है, पोल्यूशन की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को आपको पत्र लिखना है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं आता ये वाला पत्र तो आप अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण यानी एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को आप पत्र लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में निबंध आप किसमें लिख सकते हैं? वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, लोकनायक तुलसीदास, प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण, या भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य। तो एक कारण भाई एक पर आपको निबंध लिखना है अच्छे से। 9 नंबर का निबंध है, 5 से 6 पेज आपको अच्छे से लिखना चाहिए। राइटिंग गड़बड़ हो जाए तो फिर भी कोई नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत अच्छी करेंगे, ठीक है, शीर्षक अच्छा लिखेंगे और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष आप अच्छा बनाएंगे निबंध का। और बाकी आप बीच बीच में किसी कवि की पंक्तियां, उस विषय से संबंधित किसी कवि की पंक्तियां, कोई शायरी, कोई कोटेशन, कोई डाटा, कोई आंकड़ा आप डालते हुए जा सकते हैं। हेडिंग से काले पेन से लिखते हुए जा सकते हैं। हेडिंग वगैरह आप स्केच से डालेंगे या जो भी आपको ब्लैक पेन सूट करता हो। हिंदी में लिखना ज्यादा पड़ता है इसलिए आप हिंदी में अच्छी हेडिंग का प्रयोग जरूर करेंगे। बाकी पेपर सिंपल है, एज इट इज जैसा आता है हर साल वैसा ही आएगा। तो हर एक सेक्शन की तैयारी करना, किसी एक सेक्शन में फंसे मत रह जाना, हर एक सेक्शन की तैयारी करना और पेपर को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा कुछ भी पेपर में आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री क्लास 12th का पेपर। यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, साथ ही साथ बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित होते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं कि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इस पेपर को आप हल करेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न जो कि रिपीट होते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। साथ ही साथ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो प्रश्न जितने अंकों का है वो उसके सामने लिख दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर आएंगे। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल टू 90, कौन सा वो तंत्र होगा? ठोस अवस्था चैप्टर से है। चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक। अब जहां तक मुझे पता है यहां से जो ठोस अवस्था चैप्टर था वो हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हट गया है उसको छोड़ देंगे, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम पेपर देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको सॉल्व करते जाएंगे। बाकी हम आपको दिखा रहे हैं पेपर, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। विलियम चैप्टर से पूछा गया प्रश्न की सर्वाधिक क्वथनांक प्रतिशत वाला जलीय विलयन कौन होगा? 0.015 मोलर ग्लूकोज का विलयन, 0.01 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन, 0.015 मोलर यूरिया का विलयन। तो सही ऑप्शन आप यहां से सिलेक्ट करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ता है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। बी ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करती है। टाइटेनियम, वेनेडियम,
आयरन या फिर जिंक। तो जिंक आप देखेंगे हमेशा Zn2 पॉजिटिव स्टेट में रहती है, तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगी। अगला प्रश्न है ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग करके किसको पहचाना जाता है? हम जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम ल्यूकास परीक्षण द्वारा पहचानते हैं। उनका ये टेस्ट होता है, अल्कोहल में विभेद करने का टेस्ट होता है। 1 डिग्री यानी प्राथमिक, 2 डिग्री यानी द्वितीयक, 3 डिग्री यानी तृतीयक अल्कोहल को विभेद करने का, उनमें अंतर करने का टेस्ट ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। उसी में हम ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है इनुलिन के जल अपघटन से। इनुलिन क्या है? इनुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो डहेलिया पौधे की जड़ों की गांठों में, नोड्यूल्स में मिलता है। अगला प्रश्न है, यहां पर रिक्तिका की परिभाषा पूछ ली गई है 2 नंबर में। लिखने वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिक्तिका की परिभाषा, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? भैया 2 विलयन है ए और बी। यहां पर दोनों विलयनों का अगर परासरण दाब सेम है तो उन्हें समपरासरी विलयन कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, संक्रमण तत्व तो अनेक संकर यौगिक या संकुल यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, इस कारण वो अनेक संकुल यौगिक या संकर यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया जानते हैं, सिंपल है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, हम इसका आपको पीडीएफ भी देंगे सॉल्यूशन का, बस आपको कमेंट में जाके सॉल्यूशन लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही तेजी से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी और टेलीग्राम चैनल पर भी। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। कोलेराउश का नियम नहीं छोड़ना है, बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा। इसका एक अनुप्रयोग आप याद करेंगे। ब्राउनी गति पूरा वीडियो डाला है, आप समझ सकते हैं। टिंडल प्रभाव ये भी पढ़ना है, स्वर्ण संख्या पढ़ना है, अपोहन पढ़ना है, इसके अलावा अपोहन पढ़ना है, ठीक है, वैद्युत कर संचलन पढ़ना है। ये पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में पूछे जाएंगे। ओजोन एक ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भैया ऑक्सीजन O3 है, O2 और नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये अपचायक की तरह कैसे कार्य करता है? ये अपचायक गुण की इसकी एक अभिक्रिया आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न है हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेंगे, अच्छी सी इंपॉर्टेंट। 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हम जल के मोल निकालेंगे 72/18 करके, ठीक है। एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे 46 से भाग देके, उसके अणुभार से भाग देके, ठीक है। जब निकालेंगे तो जितने भी मोल आएंगे, फिर हम जल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जल के मोल बटे कुल मोल। इस तरह से भाग देके हम मोल प्रभाज निकालेंगे। इसी तरह से एथिल अल्कोहल के मोल बटे कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल, तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकल आएगा। किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, हमेशा 1 आता है। इसको सॉल्व करना लगभग हर साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया नहीं छोड़नी है, श्मिट अभिक्रिया बिल्कुल पढ़ के जाना है। इसके अलावा 3 से 4 अभिक्रिया जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन, इसके अलावा कौन सी रिएक्शन होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है? हुन्स-डीकर अभिक्रिया आप यहां पर देख रहे हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने यहां पर आपको डाला हुआ है, चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है हमारे पास, NaCl HCl CH3COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता की वैल्यू दी है, ठीक है। CH3COOH के लिए इसको हमें निकालना है। ये वैद्युत रसायन से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। वैद्युत रसायन से हमें यहाँ पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं आता न्यूमेरिकल तो आप कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके गुणों की व्याख्या करनी है। उनकी धात्विक प्रकृति, अनुचुंबकीय लक्षण, गलनांक और क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, उत्प्रेरकीय गुण आपको बताने हैं। सरल क्वेश्चन है। संक्रमण धातु
कौन सी होती हैं? जो S और P ब्लॉक के मध्य रखे गए उन्हें संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहते हैं, जिन्हें हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सबशेल में जाता है, D उपकक्ष में प्रवेश करता है, इतना याद रखेंगे। और इनकी 4 विशेषताएं मैं आपको बताता चलूं कि इनमें अनुचुंबकीय गुण होते हैं, संकर यौगिक बनाने के गुण होते हैं, रंगीन आयन बनाने के गुण होते हैं, उत्प्रेरक के गुण होते हैं, धात्विक प्रकृति इनकी होती है, गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि डी ब्लॉक के जो गलनांक क्वथनांक हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक क्वथनांक एस और पी से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल। भैया मेथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां दीजिए। मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH बनाने की 2 विधियां आपको देना है। आवश्यक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मेथिल अल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 ऑक्सीकारक गुण लिखेंगे। फिर आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, फिनॉल को जस्ते के पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। भाई फिनॉल को जब हम जस्ते के पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो कुछ नहीं होता, बेंजीन बन जाती है। Zn डस्ट के साथ जब हम गर्म करते हैं तो बेंजीन प्लस ZnO मिल जाता है हमें। इस तरह की सिंपल रिएक्शन पूछी जाती है। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सब आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करना है, जब इस तरह की अभिक्रियाओं की आप बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप अच्छे से उसको कर पाओगे। संकर यौगिकों की IUPAC नाम आपको लिखने आने चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक में नाम दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। वर्नर का सिद्धांत उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से जरूर पढ़ के जाना। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। एसीटोन बनाएंगे, ठीक है, CH3COO CH3 एसीटोन को बनाएंगे, उसकी क्लोरोफॉर्म CaOCl2 और PCl5 के साथ अभिक्रिया देंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बनाता है, क्लोरीटोन बना देता है। इसी तरह से CaOCl2 के साथ कुछ बनाएगा, PCl5 के साथ रिएक्शन देंगे। तो इसका पूरा सॉल्यूशन हम विधिवत आपको दे देंगे। यहाँ पर मैंने आपको केवल पेपर से अवगत कराया कि इस तरह का पेपर आपका बनता है। बोर्ड और प्री बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करो, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर हम अलग अलग कोड के सारे पेपर लाने वाले हैं। सो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स क्लास 12 2025 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-2025 का जो सेशन है, 2025 में आपकी प्री बोर्ड के परीक्षाएं होने वाली हैं, जनवरी में होंगी। तो 2024-25 में जो इंटरमीडिएट पास करने वाले हैं यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए प्री बोर्ड का पेपर, साथ ही साथ एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए प्री बोर्ड के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चलो देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा में। साथ ही साथ ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड और प्री बोर्ड में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसा आपका प्री बोर्ड का पेपर आएगा उसी से 19-20 आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है। यूपी बोर्ड में हम जानते हैं कि क्लास 12 में 70 नंबर का यहां पर पेपर होता है, जो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में करना होता है। ए कोड का ये फिजिक्स का पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा में। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं भैया। सबसे पहले यहां पर आपसे वैद्युत विभव का मात्रक पूछ लिया गया। सारे इंपॉर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इस पेपर को पहले बस गो थ्रू हो रहे हैं, इस पेपर के देख लेते हैं अच्छे से कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालना है भैया। 1/R कर देंगे परिणामी के लिए, 1/10 प्लस 1/10, 10 आएगा एलसीएम, 10/2 कर देंगे। ठीक है, 2/10 आएगा तो 10/2 कर देंगे। कितना आ गया, 5 ओम। इसका रिजल्ट आएगा, जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो निकलेगा 5 ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि L और R क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक निकालना है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होता है। इसके बाद
वन एटॉमिक मास यूनिट बराबर पूछ लिया गया है कि वन एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। ये 115 मेगावाट होता है, या फिर ये 934 मेगावाट होता है, या 156 मेगावाट, या फिर 931 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा का प्रवाह कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा, विसरण द्वारा, होल्स द्वारा, या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर वैद्युत विभवांतर इंपॉर्टेंट है टॉपिक, भैया तैयार करना बोर्ड के लिए भी। वैद्युत विभव, मात्रक, परिभाषा और विमा। विशिष्ट चालकता का ताप पर प्रभाव क्या पड़ता है, ताप का विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक नंबर में लिखना है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, आपको बताना है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कालांतर 180 अंश है, तो इनके मध्य पथांतर कितना होगा। रिडबर्ग नियतांक का मान और मात्रक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कूलाम का वैद्युत संबंधी आप नियम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मान R स्क्वायर वाला प्रतीकों के अर्थ लिख देना। एम्पियर की परिभाषा आप निकालेंगे। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच से पानी पर आपतित प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान निकालना है। प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का अर्थ समझाइए कि प्रकाश वैद्युत कार्य फलन का क्या अर्थ होता है। इसके बाद व्यतिकरण और विवर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। व्यतिकरण और विवर्तन भैया जरूर पढ़ के जाना है, क्वेश्चन मिलेगा ही मिले, चाहे 2 नंबर में मिले, चाहे आपका फ्रिंज वाला जो होता है डेरिवेशन स्लिट वाला वो मिले आपका व्यतिकरण पर। तो व्यतिकरण जरूर पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पढ़ने का समय, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया बोर्ड का पेपर कैसा बनने वाला है। दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच क्यू आवेश को कहां रखें कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। अगला क्वेश्चन है एक आवेश वाहक की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता न्यू बराबर J/N और कैपिटल ई होती है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, जे क्या हो जाएगा धारा घनत्व, एन क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई क्या होगा यहां पर ये ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल व्यंजक आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया 3 नंबर में। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या यानी साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा तरंग दैर्ध्य तथा सीमा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू दी है। ठीक है, गैस कांस्टेंट की रिडबर्ग नियतांक यहां पर ये दिया है। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक का यहां पर कैपिटल R का वैल्यू दिया है। अगला क्वेश्चन है एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻12 जूल है। एक सोने के नाभिक Z बराबर 79 परमाणु क्रमांक 79 यानी AU परमाणु यहां पर बताया गया है, सोने का परमाणु प्रतिक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं इतनी वैल्यू रखनी है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव, नतिकोण वगैरह आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे से समझ के जाना, जरूर क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल का नियम, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है मैक्सवेल का। ठीक है, इसके बाद प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। अनुप्रयोग पढ़ लेना कि भैया एंडोस्कोप में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग होता है। इसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसका टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को पहुंचाया जाता है, वो वाला अनुप्रयोग 2 से 3 आप ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु के तैयार रखेंगे। इसके बाद आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको लिखना है। किसी धातु के पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य λ1 है तब निरोधी विभव V1 तथा तरंग दैर्ध्य λ2 है तब निरोधी विभव V2 है। तो प्रत्येक के लिए नियतांक का सूत्र निकालना है। नहीं आता तो बोर के परमाणु मॉडल की आप व्याख्या कर सकते हैं। खंड या में देखेंगे कि गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, डेरिवेशन भी तैयार कर लेना। आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, भैया डेरिवेशन आप जरूर तैयार करना, गॉस की प्रमेय आती है। अगला क्वेश्चन है अगर नहीं गॉस की प्रमेय करना है तो सिद्ध करना है कि एक आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2
1/2 यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ई स्क्वायर होती है जहां प्रतीकों के सामान्य आता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन करना है। व्हीटस्टोन सेतु आपको तैयार करना है। किरचॉफ के नियम के अनुसार सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक कि भैया कब सेतु, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है जिसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं, बीच में जो प्रतिरोध होता है वो कब संतुलन की अवस्था में होता है वो आपको बताना है। ये P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, बीच में होता है, कब कैंसिल होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु वाला आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम सिंपल है, आपको तैयार होगा, ठीक है, ज्यादा ये प्रॉब्लम वाला नहीं है, डेरिवेशन देख लेना है एक बार। इसके बाद चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता जरूर इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध निकालना है। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र निकालना है आपको, ठीक है, सूत्र निकालना है। N पदार्थ का वायु के सापेक्ष तथा R गोलीय तल की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना है। नहीं आता तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है, परमाणु मॉडल को लिखना है, इस मॉडल की कमियां भी बताना है कि क्या कमियां। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्री बोर्ड और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाने वाला है, उसके एक अलग वीडियो में हम हर एक पेपर का सॉल्यूशन भी आपको देंगे, जिससे आपके प्री बोर्ड और बोर्ड की अच्छी तैयारी होगी। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिप्स, ट्रिक्स यहाँ पर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहां पर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे गए हैं और भी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। सो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अब इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका बार बार रिवीजन करो, चाहे व्यतिकरण हो, चाहे गॉस की प्रमेय हो, चाहे चुंबकशीलता हो, चाहे भूचुंबकत्व हो, इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर हो। आप क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जो डेरिवेशन है 3 से 4 से 5 डेरिवेशन सिलेक्टेड, आप उनको अच्छे से तैयार कर लो। कूलाम का नियम और जो छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे परिभाषाएं, छोटे छोटे जो नियम है, उनके सूत्र हैं और प्रतीकों के अर्थ, ये आप हमेशा रेडी रखेंगे तो आपको ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिक्स में। आपने अभी तक ना भी पढ़ा होगा, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स में, तब भी आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हो। डर लगता है सबको फिजिक्स में, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर फोकस करते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया हम आपको अलग अलग कोड के पेपर के माध्यम से इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और टेस्ट के सेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। 12th 10th 9th सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम के आते हैं, जो आपके भाई बहन हो उनको भी बताना है चैनल के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पेपर को जरूर सॉल्व करना, टेलीग्राम चैनल पर लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए लाए हैं बायोलॉजी क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। इस पेपर के आधार पर आप अपनी बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस पेपर में जो सारे भी क्वेश्चंस दिखाए गए हैं वो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्लास 12th का आज पेपर देखने वाले हैं। एक कोड है इस पेपर का, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का ये पेपर है। इसमें प्राणी विज्ञान यानी कि जो जूलॉजी होती है और जो बॉटनी होती है, वनस्पति विज्ञान दोनों है, ठीक है। जोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान जिसको जंतु विज्ञान भी कहते हैं। तो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे आपको। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता जहां पर हो वहां पर आप रेखा चित्र और चित्र बनाएंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कॉमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी, वो है एंड्रोजेंस स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है एंड्रोजेंस? लीडिंग कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से, स्पर्मेटिड से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो एंड्रोजेंस हार्मोन है वो वृषण की लीडिंग सेल से, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होते हैं, जिनको हम टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, वहां से ही एंड्रोजेंस नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। अब चलते हैं, गुणसूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है यूक्रोमेटिन से, हेट्रोक्रोमेटिन से,
एक और दो दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि गुणसूत्र में यूक्रोमेटिन भी पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन भी पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीत ज्वर का वाहक कौन है? एनाफ्लीज। येलो फीवर का वाहक कौन है? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या फिर मस्का। तो हम जानते हैं एडीज इजिप्टी नामक मच्छर जो होता है वो पीत ज्वर यानी येलो फीवर का वेक्टर होता है, वाहक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा एडीज। अगला है, दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान असम में है? नहीं है। राजस्थान में? नहीं है। उत्तर प्रदेश में है? जी हाँ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, एमपी में भी नहीं है। तो दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तर प्रदेश में है। अब एक एक नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं आप, क्या पूछा गया है? जरायुजी अंकुरण किस पौधे में होता है? बताना है एक नंबर में। विभिन्न प्रकार के आरएनए यानी कि जैसे एमआरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है, आरएनए। इसके बाद जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एक कौन सा आरएनए होता है? आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा आरएनए होता है। एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए और एक कौन सा होता है? आप कमेंट करके वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं माइकोडर्मा एसीटाई। माइकोडर्मा, यहां पे लिख देते हैं माइकोडर्मा, माइकोडर्मा एसीटी या एसीटाई कह लो नामक जीवाणु बैक्टीरिया का उपयोग सिरका उत्पादन में किया जाता है। प्लाज्मिड किसे कहते हैं भाई? परिभाषा लिखना है, बायोटेक से पूछ दिया गया क्वेश्चन। मरु उद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? तो कांटे पत्तियों का रूपांतरण है। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जैसे नागफनी हो गया, जो कैक्टस होता है, उसमें जो कांटे होते हैं वो पत्तियों के ही रूपांतरण होते हैं। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंडाशय से विकसित नहीं होता, यह पुष्पासन से विकसित होता है, ठीक है। अगला है, पुष्प का कौन सा भाग फल में फल की रचना करते हैं? तो जनरली अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद। अगला है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बताना है। जातीय जलीय परागण करने वाले दो किन्हीं पौधों के नाम बताइए। तो हाइड्रिला हो गया, ठीक है, सैल्विया हो गया, जो भी है आप दो पौधों के नाम लिखेंगे जिनमें जलीय परागण एक्वाटिक पॉलिनेशन पाया जाता है। अगला है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां बतानी है। निकोटीन क्या है भैया? तंबाकू में पाया जाने वाला एल्कलॉइड है, ठीक है। कहां पाई जाती है? तंबाकू में। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर आपको लिखना है। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास सहप्रभाविता पर आप टिप्पणी लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है भैया, सहप्रभाविता मत छोड़ना। प्रभाविता का नियम तो पढ़ जाते हैं लेकिन सहप्रभाविता नहीं पढ़ते हैं और सहप्रभाविता इंपॉर्टेंट है, तो सहप्रभाविता आप तैयार करेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी 3 नंबर में। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर पर टिप्पणी जरूर आएगी भैया, बोर्ड में भी आएगी, प्री बोर्ड में भी आएगी। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? यह एक दूसरे से कैसे भिन्न है? पेपर का पैटर्न देखने से साफ पता चल रहा है कि यह पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है और यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड किसी क्वेश्चन बैंक से अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। साथ ही साथ बताते चलें, ये यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग सभी में सिलेबस जो है वो सेम होता है और वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। उपयुक्त चित्रों की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वक्र का वर्णन कीजिए। अपरा यानी प्लेसेंटा की परिभाषा दीजिए। अपरा के प्रमुख कार्य क्या है? जैव उर्वरक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट कर लेना। किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नत्रजन, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, ठीक है। अगला है, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। बाह्योष्मी और अंतरोष्मी में क्या अंतर है? वॉटसन और क्रिक का भैया डीएनए द्विकंडलिनी मॉडल, ठीक है। वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए वाला स्ट्रक्चर आपको समझाना है। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ठीक। अगर लिखने को बोले तो लिख भी दीजिएगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है।
बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर आप टिप्पणी लिखेंगे। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इन सिटू क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण, परास्थानीय संरक्षण, ठीक। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गए, पवित्र वन हो गए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हो गए जिनको बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। और परास्थानीय संरक्षण में भैया बीज बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, वनस्पतिक उद्यान हो गया, एक्वेरियम हो गया, ठीक। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, जहां पर किसी जीव को, किसी पौधे को उसी के आवास में संरक्षित किया जाता है। जबकि परास्थानीय या एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। वर्णन करना है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक यानी डीएनए पुनर्योगज तकनीक पढ़ के जाना है भैया, इंपॉर्टेंट है। नहीं आता तो पारजीनी जंतु पर टिप्पणी तो आएगी ही आएगी। यह किस प्रकार विकसित किए जाते हैं? क्वेश्चन है अगला, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है? जैव विविधता संरक्षण की किन्हीं दो विधियों को समझाइए। अभी मैंने आपको बताया जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो वो सब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। और लिंग निर्धारण तो आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। एक लिंग निर्धारण का बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन, 5 नंबर में प्रश्न आना ही आना। पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक में तैयार कर लो भाई, सेम जो कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर हो तो आप बाकी समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर के जाना। लिंग निर्धारण हो गया, पारजीनी जंतु हो गए, डीएनए पुनर्योगज तकनीक हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवृत बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया, इसके साथ ही साथ इनका चित्र आपको बनाना, चाहे नर जनन तंत्र हो, मादा जनन तंत्र, ये देख के जाएंगे। परिवार नियोजन की विधियां काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ेंगे। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र क्या है? हसिया का रुधिराणु एनीमिया क्या है? अपरा यानी प्लेसेंटा क्या है? बी सेल्स, टी सेल्स क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहप्रभाविता मोस्ट इंपॉर्टेंट। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टिप्पणी पूछ सकते हैं। जलीय परागण कौन करते हैं, ठीक है। और वायु परागण किन पौधों में होता है, किन के द्वारा होता है, ये दो छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप सब पढ़ डालेंगे। निकोटीन हो गया, थीन हो गया, कैफीन हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज लेते चलेंगे। आभासी फल जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। जैसे सेब, नाशपाती, अनन्नास, ये सब आभासी फल होते हैं। ये अंडाशय से विकसित नहीं होते, पुष्प के किसी और भाग से विकसित होते, तो उन्हीं को हम आभासी फल कह देते हैं। विभिन्न प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए, ठीक है। ये सब आरएनए आपको पढ़ना है। यहां से एक छोटा क्वेश्चन बनता है। बाकी आप बॉटनी वगैरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप काफी अच्छे से पढ़ डालो। बाकी 5 नंबर वाले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लो। कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन तैयार कर लो, तो आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन बैंक है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना बोर्ड में, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, इस तरह के आप के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिख के प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन सा है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस, ट्यूटोरियल सभी कुछ मिलेंगे। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी क्लास 12 का पेपर। यूपी बोर्ड का ये पेपर होने वाला है, इसको पूरा समझेंगे। इसी के आधार पर आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। तो इस पूरे पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इसी आधार पर अगर आप तैयारी करते हो तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इस पेपर से गाइज आपको पेपर का नेचर समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर बनता है यूपी बोर्ड में। साथ ही साथ ये पेपर आपके एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, अदर स्टेट बोर्ड्स जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी बोर्ड है
उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न दूसरे स्टेट में भी पूछे जाते हैं उसी सब्जेक्ट में। जैसे बायो का ये पेपर है तो दूसरे स्टेट बोर्ड में भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं यूपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर। 70 नंबर का पेपर होने वाला है 2025। 70 नंबर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड परीक्षा में आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। जहां पर आवश्यक हो वहां पर आप चित्र बनाएंगे, सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि जल परागित पौधे का क्या नाम होगा। जल परागण किसमें पाया जाता है? हाइड्रिला में, मटर में, नींबू में, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया हम जानते हैं कि जो हाइड्रा है वो एक जलीय पौधा होता है, जलीय पादप है, तो इसमें जल परागण पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडाणु के निषेचन को रोकने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? जो ओवा होता है उसका फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए हम कौन सी विधियां इस्तेमाल करते हैं, कौन सी विधियां उसके लिए यूज में आती हैं? बनंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन, अवरोधक विधि, या ये सभी? तो ये सभी ऐसी विधियां हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकती हैं। अंडाणु का निषेचन सभी से रोका जा सकता है, तो यहां पर ये सभी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी में नर का विकास होता है, ये विकास है। नर का विकास कैसे होता है? निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है। यूपी बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड की तैयारी आपकी बिल्कुल अच्छी है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न ये आप कॉमेंट में करना, इसके साथ हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न का कैसे उत्तर दोगे आप कि पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय, दो दिशीय, बहुदिशीय, ये सभी? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। ठीक है। सूर्य से कहां एनर्जी मिलती है? पौधों में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर लास्ट में सर्वाहारी प्राणी, फिर अपघटक। तो एक ही दिशा में यहां पर ऊर्जा का प्रवाह होता है और एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ठीक है, 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, इसे 10% का नियम भी कहते हैं। तो यहां पर एक दिशीय ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। उल्वेधन जांच क्या होती है? यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न है, इनका पीडीएफ भी हम सॉल्यूशन का आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो इसका सॉल्यूशन भी हम कॉपी पेन पे सही से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। इसमें हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो कृमि रूप, परिशेषिका, निमेशक पटल, ये सारे अवशेषी अंग होते हैं, आपको पता होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 3 रोगों के नाम बताइए। तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इन्हें कहते हैं, एसटीडी। तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, सूजाक हो गया, एड्स हो गया, ये सभी एसटीडीज होते हैं, लैंगिक संपर्क से ये सभी फैलते हैं। तो क्या लिखेंगे? गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया एक रोग होता है जो कि लैंगिक संपर्क से फैलता है, गोनोरिया। इसके बाद आप एड्स भी, असुरक्षित यौन संबंध से एड्स की बीमारी भी फैलती है। साथ ही साथ सिफिलिस या फिर सूजाक भी इसे कहते हैं, सिफिलिस नाम की बीमारी भी लैंगिक संपर्क से फैलती है। तो ये 3 रोग आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक अनुवांशिकता रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन हो गए, गोल्डन राइस हो गए, ये सभी क्या है? अनुवांशिक जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हिंदी थोड़ी कठिन है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है,
यानी कि क्या होता है कि जेनेटिक्स में थोड़ी फेरबदल करते हैं, डीएनए के सेक्शंस में, डीएनए के खंडों में थोड़ी फेरबदल करते हैं, जिससे किसी फसल का उत्पादन अच्छा हो, किसी फसल किसी पौधे की उच्च जातियां, अच्छी जातियां प्राप्त हो, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले, कुछ पोषण तत्व उसमें अधिक हो उसके पहले की जातियों से। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जैसे बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा, उसमें बैसिलस थूरिजिएंसिस नामक बैक्टीरिया का उपयोग करते हुए यहाँ पर उसको जेनेटिकली कन्वर्ट किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पर बच्चों आपको देखने को मिलेगा। खाद्य जाल क्या है? फूड वेब भी इसे कहते हैं। अगर फूड वेब के रूप में इसको पूछ लिया जाए कि खाद्य जाल फूड वेब क्या है, तो भी आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न निकलकर सामने आता है। यहाँ पर चर घातांक की वृद्धि क्या होती है? सभी एनसीईआरटी बेस्ड और बायो के लिए मैं स्पेशली आपसे कहूंगा कि बायो को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, चाहे आप अपने स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ो, बट एनसीईआरटी बेस्ड देख के जाना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और पिछले 3 से 4 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 12 के एग्जाम में। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बायो में इस नेचर को समझ के जाना, क्योंकि मोस्टली यहां पर बायो के प्रश्न एनसीईआरटी से आते हैं। गोल्डन राइस के मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए, ठीक है, कौन सा विटामिन? विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है गोल्डन राइस में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया है, अगला प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे? क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोनिंग से क्या है? जब हम बिल्कुल सेम टू सेम प्रतिरूप बनाते हैं आनुवांशिक रूप से, तो वो बिल्कुल उसका सटीक फिनोटाइप होता है। बिल्कुल आप इस तरह से समझ लेंगे, अगर किसी इंसान का क्लोन बनाया जा सकता, जो कि अभी तक नहीं बनाया जा चुका है या बनाया जा चुका है, या आप कमेंट करके बताना। तो क्लोन क्या होता है कि वही लक्षण, वही शक्ल, वही आदतें, उसी तरह के विचार, तो उसको क्लोन कहते हैं। कई सारे जानवरों के, कई सारे पशुओं के क्लोन बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि विभिन्नता क्या होती है? यह भी आनुवंशिकता वाले चैप्टर से है। विभिन्नता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न है, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन की स्थिति में कैंसर उत्पन्न होता है। ये आप 4 से 6 लाइन की परिभाषा है, अच्छे से आप समझ के जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेंजीन है, ऑटोमोबाइल्स, कार का धुआं है, ये तंबाकू का धुआं, ये सभी कैंसर कारक पदार्थ होते हैं, जिससे कोशिका के डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, जिसके कारण अनियंत्रित कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इग्नाइट हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है, और वही स्थिति कैंसर में बदल जाती है 2-3 चरण से होते हुए। 3 से 4 स्टेजेस इसकी होती हैं। नव डार्विनवाद पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल परियोजना, ठीक है, घड़ियाल परियोजना पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे। परागण और निषेचन में आप अंतर जानते ही हैं। परागण और निषेचन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करिए इसको, स्टार क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न जो सामने आ रहा है, यहाँ पर बहुभ्रूणता पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे। बहुभ्रूणता एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सरोगेट मदर पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे, सरोगेट माता पर टिप्पणी लिख रहे होंगे, ठीक है। अनुवांशिक कोड पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे। अनुवांशिक कोड इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार करो, बार बार हर साल पूछा जाता है अनुवांशिक कोड पर क्वेश्चन। अगला है पीसीआर पर आप टिप्पणी लिखेंगे। पीसीआर वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए, पीसीआर वाला क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए। घास के मैदान को एज ए पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है। इसके बाद गंगा एक्शन प्लान, जिसको हम GAP भी कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल लगभग रिपीट होने वाला प्रश्न है। इस पर भी आप स्टार मार्क कीजिए। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस कारण क्या होते हैं, ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो यहाँ पर मानव शुक्राणु इस तरह से बना होता है, यहाँ पर हेड होता है, फिर ये नेक होती है और यहाँ पर टेल होती है। ये जो सिंपल सा डायग्राम होता है, जिसको हम मानव शुक्राणु को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं ना, स्पर्म का आप चित्र तैयार करेंगे। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये चित्र हर साल लगभग आता है, इसको आप जरूर तैयार करना।
इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में एक प्रश्न आता है कि मादा जनन तंत्र के मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको देना है। इसके 2 अंगों के कार्य आपको लिखने हैं। अगर नहीं करना है ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो फिर आप बायोगैस संयंत्र के बारे में लिखेंगे और बायोगैस संयंत्र का चित्र बना रहे होंगे और उसका वर्णन आप कर रहे होंगे। अगर डायग्राम तैयार कर लोगे तो उसी के बारे में अगर आप लिखते चले जाओगे, 2 से 3 पैराग्राफ अलग अलग 4-4, 8-8 लाइन के लिखोगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? सिंपल है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं आपको बताना है। नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि कोशिका में पाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के होते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर भी आप पढ़ेंगे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इसके बाद डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि आरएनए में केवल 1 पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला इस तरह से कुंडलित होती है। तो ये 4 अंतर आप तैयार करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटसन और क्रिक का डीएनए वाला स्ट्रक्चर आप जानते हैं, डबल स्ट्रक्चर, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पूरे चक्र में 34 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेन दोनों ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे की पूरक होती हैं, ठीक है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ एक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यहां पर जुड़ा होता है। ये चीजें आपको पता है और ये चीज आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। अगला प्रश्न है अगर नहीं करना डीएनए वाला तो एक विकल्प आपको दिया है कि बहुविकल्पी क्या है? बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में ABO रक्त समूह की वंशागति समझाइए। तो वंशागति वाला भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन डीएनए वाला सरल है। डीएनए आरएनए में अंतर, वाटसन और क्रिक का इस तरह का ये मॉडल, द्विकुंडलिनी संरचना, ये तैयार करोगे, इसमें आप अच्छे से लिख पाओगे। अगला क्वेश्चन है लैमार्कवाद पर आप टिप्पणी लिख रहे होंगे, वर्णन कर रहे होंगे, इसकी आलोचना भी आप करेंगे। 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 मार्कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। नहीं आता तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का वर्णन आप करेंगे। वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का आप वर्णन करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर आ रहा होगा। प्री बोर्ड और बोर्ड की दृष्टि से अच्छा पेपर है, छोटे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घड़ियाल योजना हो, गंगा एक्शन प्लान हो, सरोगेट मदर हो, बहुब्रूढ़ता हो, परागण निषेचन में अंतर हो, पीसीआर हो, अनुवांशिक कोड हो, गंगा एक्शन प्लान हो, डाउन सिंड्रोम हो, इसके अलावा परिवार नियोजन आप पढ़ के जाएंगे, डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ के जाएंगे, प्रोटीन की संरचना आप पढ़ के जाएंगे, इसके अलावा आप पुष्प की संरचना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम पढ़ के जाएंगे, विभिन्न परागण किसे कहते हैं वो पढ़ के जाएंगे, कितने प्रकार के परागण होते हैं, जल परागण, वायु परागण, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, जल परागण, वायु परागण, इन सभी के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सरल पेपर है, ज्यादा कठिन नहीं है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए आपके बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इसका पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। आप वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में सॉल्यूशन लिखना मत भूलना, ठीक है, सॉल्यूशन आप लिख दोगे तो इसका आपको पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। खाद्य जाल, गोल्डन राइस, चरघातांकी नियम, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जरूर पढ़ना। अलग अलग कोड के पेपर हम लाते रहेंगे। सो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो। सभी मॉडल पेपर्स हम यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं।